कसिनो से भी बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे आपका मटका। ओके, मटका। कसिनो तो फिर भी एक जगह पर अपना मत दे दिया, वो मत ईवीएम में बंद हो गया, वो इतिहास हो गया। फिर आप बदल नहीं सकते। अगर कुछ बदलना है तो बदलने का मौका है अब। पीने के लिए आपको इतना दूर गोवा में आके दारू पी के एक्सीडेंट करके खुद की जान मरवा के दूसरों को मार के आपको क्या मिलने वाला रहा है? स्कूल के बाजू में बाहर ड्रग्स बेच रहे हैं, सबको मालूम है, तो लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? लोकल लोगों के क्वेश्चन है। आप जर्नलिज्म में हो, आपके कांटेक्ट में बहुत सारे जर्नलिज्म से, पॉलिटिशियंस है और आपके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं। आप बता सकते हैं मेजर जो इश्यूज है, एक चल रहा है कैसीनो का, एनवायरमेंट का जो पेड़ काट रहे हैं, इनका मेजर सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, कसिनो से भी बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे आपका मटका। ओके, मटका। कसिनो तो फिर भी एक जगह पे है, उसका गवर्नमेंट को टैक्स भी आता है और वहां पे हर कोई आम आदमी जा नहीं सकता। ओके। कसिनो के नाम पे जो चीज इग्नोर की जा रही है गोवा में, वो है मटके का प्रॉब्लम। बहुत बड़ा सिंडिकेट है गोवा में मटके का, जहाँ पे यंग बच्चे गैम्बलिंग में घुस रहे हैं, घर से चोरी करते हैं, उधर उनकी लत लग रही है, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम। ये कैसे एक्चुअली सॉल्व हो सकता है? आपने तो बता रही प्रॉब्लम ये है। देखिए, अभी लोगों ने साथ में बैठना चाहिए। अभी सपोज किसी गांव में अगर ड्रग्स बिक रहा है, स्कूल के बाजू में बाहर ड्रग्स बेच रहे हैं, सबको मालूम है, तो लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? वहां का गांव का सरपंच क्या कर रहा है? वहां के बच्चों के माता पिता क्या कर रहे हैं? वहां का प्रशासन क्या कर रहा है? लेकिन ऐसा भी कहना है कि मटके से इजीली पैसा आता है, ज्यादा कुछ काम नहीं करना, मतलब मेहनत कम है उसकी। बात तो वही हुई। अभी आप उसको कसिनो बोलिए या मटका बोलिए, दोनों तरफ लत तो लग रही है ना गैम्बलिंग की। वो बड़ा छोटा, वो बड़े लोग जाते हैं, यहाँ पे छोटा लोग। वहां तो फिर भी आप ट्रैक कर सकते हैं, वहां से सरकार को जीएसटी भी मिलती है। यहाँ से तो लोग बर्बाद हो रही है, जिंदगियां बर्बाद हो रही है। हमारे गोवा के कितने बच्चे जाते हैं कसिनो में, आप बताइए? टूरिस्ट छोड़ के कोई नहीं जाता है, लेकिन गली गली में जो मटके के जो अड्डे हैं, वहां पे बच्चे हमारे फंस रहे हैं। कितने उनको घर से पैसा निकालना पड़ता है, उधारी है, गुंडागर्दी में फंस रहे हैं। तो ये जो है, दारू दारू पीते हैं बच्चे, लिकर में एडिक्शन हो रही है। सबसे ज्यादा लिवर सिरोसिस और किडनी प्रॉब्लम, आज ट्रांसप्लांट का, आप किडनी ट्रांसप्लांट का आप देखिए कितना बड़ा क्यू लगा है। तो ये जो प्रॉब्लम, क्राइम बढ़ रही है गोवा में, ऐसे क्राइम मैंने कभी सुने नहीं थे। लोग दारू पी के डूब के मर रहे हैं। तो प्रॉब्लम है कि गोवा को किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन, इनको सोचना पड़ेगा कि हम गोवा को, हम प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं। आप किसी से भी पूछ ले, हम गोवा क्यों आ रहे हैं? अरे सस्ती दारू मिलती है। अरे भाई, जो आप एयर टिकट का खर्चा करके जो आप आओगे, होटल में रहोगे, उससे तो कहीं सस्ता आपको अपने घर में दारू मिलेगा ना। पीने के लिए आपको इतना दूर गोवा में आके दारू पी के एक्सीडेंट करके खुद की जान मरवा के दूसरों को मार के आपको क्या मिलने वाला है? गोवा में कितना कुछ देखने को है, कितना कुछ जानने को है। यहाँ की कल्चर देखिए, यहाँ का यूनिकनेस है कि यहाँ पे पोर्टुगीज कल्चर, महाराष्ट्रन कल्चर, गोवन कल्चर एंड टू सम एक्सटेंट कर्नाटक कल्चर, कितना कुछ मिश्रण है। आप एक स्टेट दिखाइए जहाँ पे इतनी मल्टीकल्चरिज्म सिर्फ अंदर से है, बाकी जो बाहर से लोग अपना कल्चर ला रहे हैं वो तो अलग है। तो गोवा एक मल्टीकल्चरिज्म का एक आप कह सकते हैं मिक्सिंग पॉट है। कितने सारे आप लोग और कितनी उनकी कल्चर और कितनी वैरायटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन हम बात किस पे कर रहे हैं? क्या न्यूज बनता है? ड्रग्स, दारू, रेप, मर्डर, एक्सीडेंट। अरे क्या चल रहा है यार? ये चेंज करने के लिए युवा क्या कर सकती है, मैं पूछना चाहता हूँ। युवा को पहली बात तो जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले आप जागरूक होइए, इश्यूज को समझिए और खुद आगे बढ़िए, कैंपेन कीजिए। जितने लोग इस विषय में उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए,
आप किसी तीसरे के लिए इंतजार मत कीजिए, अपना संगठन बनाइए, अपना प्रचार कीजिए, बच्चों में जाइए, स्कूलों में जाइए, कॉलेज में जाइए। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, SIO, जो गोवा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, उनके बच्चे, हम यहाँ पे हर जगह पे आजकल ट्रेंड हुआ है कि मुसलमानों को आप एक तरीके से दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको लोगों को जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO जो गोवा चैप्टर है, यहाँ के यंग बच्चे वो कॉलेजों में जाके नशाबंदी की बात करते हैं, वहां पे जाके कैंपेन करते हैं एक्सीडेंट और ड्रंकन ड्राइविंग और इस जितने भी सोशल एविल्स है एडिक्शन के ऊपर। मैंने बाकायदा उन लोगों का मैंने वहां पे स्पीच दिया, सेशन दिया है। तो ये उनसे सीखे जो NSS है, कॉलेजों को अपने NSS ग्रुप को एक्टिवेट करना चाहिए। NSS के बच्चे बाहर जाए, कॉलेजों में, दूसरे कॉलेजेस में जाए, हाई स्कूल में जाए। जो एडोलेसेंट्स है, सबसे बड़ा खतरा किसको है? जो 15-16 से 18-19 के बीच में है, जहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो बाय डिफॉल्ट रिबेल करते हैं। तो आप उनको डरा धमका के आपको चेंज नहीं कर सकते हैं आप, और बड़े लोग भी उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको अगर कोई समझा सकता है, उनको सही राह दिखा सकते हैं, तो उनके ही हम उम्र के बच्चे कर सकते हैं जो खुद सही राह पे चल रहे हैं। NCC कैडेट्स जो NCC में जाते हैं, इनकरेज कीजिए बच्चों को, NCC में जाए, NSS में जाए, आगे आर्मी में जाए, एयरफोर्स में जाए। वो जो डिसिप्लिन, बेशक आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ना भी जाए, आप 3 साल अब NCC C सर्टिफिकेट कीजिए, आप देखिए बच्चे कितने ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जब NCC का वो खाकी वर्दी वो पहनते हैं और वो बेरे जब लगाते हैं, तो बच्चे के हाथ में राइफल लेके जो खड़ा होता है, सल्यूट मारते हैं, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और गोवा के बच्चे गए रिपब्लिक डे परेड में, कैंप में सिलेक्ट हुए, तो भेजिए ना अपने बच्चों को, इधर उधर जाने के बजाय उनको स्पोर्ट्स में डालिए। कंपाल का इतना बड़ा स्विमिंग इंडोर आपका स्टेडियम है, आपका बैडमिंटन का। और आप कंपाल का स्विमिंग पूल देखिए, मतलब देश के बेहतरीन स्विमिंग पूल वालों में से एक है। मतलब गोवा सरकार की मैं इस बात में दाद दूंगा, उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत इन्वेस्ट किया है। अभी एक नया फुटबॉल ग्राउंड आ रहा है कंपाल में, फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। तो बच्चों को जो खेल कूद में जो इंटरेस्ट है, ले जाइए, पेरेंट्स को बोलना चाहिए, चल मेरे साथ चलेंगे हम बाहर। आपके उधर इतने सारे अच्छे पहाड़ियां हैं, आपके घाट एरिया में जाइए ना, संडे को संडे बच्चों के पूरे गांव के पंचायत ने करना चाहिए, उनको ले जाओ यार, ट्रेकिंग में ले जाओ। पहाड़ों में हम ट्रेकिंग करेंगे, जाएंगे, सुंदरता देखेंगे, और कुछ उधर टाइम स्पेंड करेंगे, पिकनिक करेंगे। तो वो जो एक बॉन्डिंग होती है, ये जो मोबाइल फोन से जो निकलने का एक जरिया मिल जाता है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। बच्चों को घरों से निकालिए, मोबाइल फोनों से निकालिए और निसर्ग में ले जाइए, नेचर में ले जाइए। तो ऐसे ही तैयार होगा आपको, वरना आपका जो आने वाला नस्ल है वो फिजिकली वीक रह जाएगा। मेंटली वो लोग आज सब सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है, कोई किसी से मिक्सिंग नहीं करता है। तो ये तभी हो सकता है जब एक कम्युनिटी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो आए साथ में। फिर अब देखिए, लोग देखो, हर चीज को स्टार्ट करने के लिए छोटे से शुरुआत होती है, बराबर। लेकिन वो धीरे 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 छोटा छोटा करते बड़ा बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आप मुहिम शुरू तो कीजिए, आज तालीगांव से शुरू कीजिए, कल सांता क्रूज पहुंचेगा, परसों वालपोई पहुंचेगा, तरसों आपका सालसेट पहुंचेगा, फिर केपे जाएगा, सालीगांव जाएगा। सर लेकिन ये बातें बोलने में थोड़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन एक प्रैक्टिकल एक बार नहीं होती है ना पॉसिबल। प्रैक्टिकल क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक इंसान की आदत हो जाती है कि 4 दिन किया, बाद में छोड़ दिया, बच्चे नहीं आ रहे हैं, एक संडे आ रहे हैं। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि आपने उस चीज को जिस तरीके से कंडक्ट किया है, उसमें कहीं ना कहीं आपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया है। अभी सपोज जो ट्रैक गाइड है, वो किस तरीके से बच्चों को गाइड कर रहा है, उनको लेके जा रहा है, उनको चीजें बता रहा है, उनके साथ खेल रहा है। वो माहौल जो आप क्रिएट करते हो, जो एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है।
आप एक दिन गए, 2 दिन जा रहा है, क्या करने का, छोड़ दे, ऐसा थोड़ी होता है। आपको खुद को भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तो आपको ऐसे लोगों को चूज करना पड़ेगा जो इंटरनली मोटिवेटेड है। आप लोग किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग इन चीजों में, जब वो जो ट्रेकर है, यंग ट्रेकर्स है, उनको बोलिए आप ग्रुप तैयार करो, लेके जाओ, और कुछ वो दो, कुछ इनके लिए कुछ क्या कहते हैं, कुछ बेनिफिट्स दो, फ्री लंच ले जाओ, उनको खाना सप्लाई करो, पानी दो, वापिस आए तो उनको सत्कार करो, या उनको एक कंपटीशन रखो, आप ये क्या सीख के आए हो बताओ बच्चों को, एक एक करके 2-2 मिनट अपना अपना लेके माइक के सामने बताओ। मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, करना आप चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सर ये पढ़े हुए लोग अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़े हुए नहीं है माँ बाप, वो अपने बच्चों को कैसे गाइडेंस दे सकते हैं? क्योंकि बच्चे पढ़े हुए होते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। वही वो तो भी मैं कह रहा हूँ ना कि पीयर ग्रुप कहते हैं अंग्रेजी में, एक शब्द है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप वो होता है कि जो आपके कंटेम्परेरीज है, आपके लोग हैं, जो आपकी सराउंडिंग है, उनकी वॉइस बहुत मायने रखती है। संगत, अभी सपोज जो यंग बच्चे, संगत जो आप बोल रहे हैं, कारीगर है, कारीगरी सिखाओ। मैकेनिक है, ले जाओ मैकेनिक के पास, ये मेरा बेटा खाली बैठा है, तो यंग लड़का है जिसका अपना गराज है, ले जाओ उस बच्चे को, बिजी रखो, बिजी रखो, कुछ सीखेगा। आज इतनी टूरिस्ट की गाड़ियां आती है, इतने लोग आते हैं, कल अपना मैकेनिक का गैरेज खोलेगा, 2 पैसे कमाएगा, सीखेगा और कमाएगा ना। कोई भी आदमी माँ के पेट से कुछ भी सीख के तो नहीं आता है, इसी धरती पे सीखता है। तो सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, हमारी है। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम हमेशा सोचते हैं कि कोई तीसरा आएगा हमारी जिम्मेदारी उठाएगा। क्यों? वो जब आएगा तब आएगा, क्योंकि अब ये हो नहीं रहा है, हमारे नेता वो नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, तो ठीक है, उनको रहने दो अपने काम में, हम अपना संभालेंगे, और जब वोट का वक्त आएगा तब उनको हम सबक सिखाएंगे। लेकिन हम इलेक्शन में भी वही ट्रेंड देखते हैं, सेम ही आदमी 10 साल 20 साल 15 साल से चुन रहा है, हम यही रोना रो रहे हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसी आदमी को हम बार बार चुन के ला रहे हैं। क्यों? लोगों का ऐसा भी कंफ्यूजन रहता है कि हम किस पार्टी को हम लोग वोट दें, उनको ऐसे तो आप अपने लोग चुनो ना। क्या आपके पंचायत में, आपके गांव, आपके ग्राम सभा में ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसी कोई औरत नहीं है जो जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी हो, और जो आप लोगों के लिए सच्चे कुछ करना चाहता हो, और जो जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कुछ करने का लोगों के लिए, और बिना किसी उम्मीद के, तब वो जब बाढ़ आता है या कुछ इशू होता है, जो लोग सबसे पहले आते हैं लोगों की मदद के लिए, उनको, आपको तो पता होगा ना वो कौन है आपके ग्रुप में। आपको एक बार भी ख्याल नहीं आता कि ये हमारे कम्युनिटी का आदमी है, हमारे गांव का आदमी है, हम इसको खड़ा करेंगे और इसको ही चुनेंगे, और ये हम सिग्नल देंगे उन नेताओं को जिनको लगता है कि उनके पे अगर हमारा चल नहीं सकता है, कि ये उनको सिग्नल जाना चाहिए कि हम किसी को भी नेता खड़ा कर सकते हैं, और तुम्हारा पत्ता हम कभी भी साफ कर सकते हैं। लेकिन इन नेताओं को हमने वोट दे दे के इनकी हर हरकतों को हम नजरअंदाज करके, उनको हम जरूरत से ज्यादा हम सर पे चढ़ा के रखे हैं। इनको अब ये लगने लगा है कि हम कुछ भी कर ले, लोगों ने हमको ही चुन के आना है, तो हमको क्यों काम करना है। देखिए पॉलिटिक्स जो है वो भी एक मार्केट ही है, इट इज लाइक अ डिमांड एंड सप्लाई। आप अगर इनएफिशिएंसी डिमांड कर रहे हो, अगर आप कम काबिलियत आप डिमांड कर रहे हो, कम काबिलियत वाले पॉलिटिशियन को वोट देके, तो वो भी कम काबिलियत ही करेगा ना, वो मेहनत क्यों करेगा। उसको अगर लगता है कि मैं हिंदू मुस्लिम का दंगा करके, लोगों को भड़का के, भड़काऊ भाषण देके, या बिना कुछ आराम से घर में बैठे अगर मेरे को बिना कुछ किए वोट मिल रहा है, 2 कैश का बंडल बांट के, 2 दारू का बोतल बांट के अगर मेरे को
मिल रहा है वोट, तो अच्छी बात है, मैं क्यों मेहनत करूं? तो फिर जिम्मेदारी किसकी हुई? हमारी हुई ना। हम इन्हीं लोगों को चुन के लाते हैं जिनको बाद में हम ही गालियां देते हैं, कभी फेसबुक पे मेम बनाते हैं, कभी जोक बनाते हैं, कभी धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, पुलिस की लाठी खाते हैं, सब कुछ हो जाने के बाद वापिस उसी को वोट देते हैं। क्यों? तो वोट देने से पहले हमने क्या याद रखे? हम लोग चुनाव नजदीकी आ रहा भाई है, चुनाव में नजदीक आ रहा है, 7 तारीख को हाँ, आपका चुनाव है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ आपने जो कुछ भी देखा है, आपके साथ जो भी हुआ है पिछले 5 साल में, 10 साल में, पिछले 20 साल में, आप उसको ध्यान में रखें, उन सब चीजों को याद करें और ये सोचें कि आप जिसको चुनने जा रहे हैं वो उन्होंने आपके लिए वो सब कुछ किया है क्या जो उन्होंने आज तक वायदे किए हैं, और अगर नहीं किया है तो उनको हटाइए रास्ते से। और ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है का रोना मत रोइए। अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है तो ऑल्टरनेटिव खुद खड़ा कीजिए, आपके अपने में से आदमी चुनिए, औरत चुनिए, कौन रोक रहा है आपको? जो उम्मीदवार हैं आपके, जितने भी अभी लोकसभा इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, आप ऐसा कोई उम्मीदवार आपने चुना है, आप लोगों में से कोई आया है जो आपको लगता है कि बंदा ये है हमारा आदमी, आप फिर इस इलेक्शन में आप उसी को चुनने वाले हो जो आप इतने साल से चुनने वाले हो, फिर चुनने के बाद आप अफसोस करोगे अरे यार हमारा क्या हो रहा है। आपने एक बार अपना मत दे दिया, वो मत ईवीएम में बंद हो गया, वो इतिहास हो गया। फिर आप बदल नहीं सकते। अगर कुछ बदलना है तो बदलने का मौका है अब। आप इन्फॉर्म्ड वोटर बनिए, जागरूक वोटर बनिए, पढ़िए, सुनिए, देखिए और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए और सही आदमी या औरत को चूज कीजिए। और अगर आपने उसी इंसान को चुना जो अब तक चल रहा है और आपको पता है कि उसने आपके लिए कुछ नहीं किया है, तो फिर बाद में अब अफसोस नहीं करना, बाद में जाके हड़ताल करना, बाहर जाके प्रोटेस्ट करना, पुलिस की लाठी खाना और फिर मीडिया में आकर बोलना कि ये पॉलिटिशियन ऐसे वैसे। इनको आप ही ने चुना है ना, आप ही चुनेंगे और फिर आप ही अफसोस करेंगे और आप ही बाद में रोना धोना करेंगे, ये तो सही बात नहीं है। जब आपको पता है कि इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, हम उससे खुश नहीं है, तो फिर भी जाके आप उसी को वोट देते, तो गलती आप में है ना, नेता में थोड़ी है। नेता तो वही करेगा जो उसके लिए वोट मिल रहा है। अगर मुझे भड़काऊ भाषण देने के बाद भी और लोगों के पैसे गबन करने के बाद भी और दूसरों की जमीन हड़पने के बाद भी अगर मुझी को वोट मिलता है, तो मैं तो इसको पब्लिक अप्रूवल ही समझूंगा ना। मैं तो ये समझूंगा हाँ मेरे से पब्लिक ही अपेक्षा रखती है इसलिए मुझे चुन रही है, तो मैं जाकर वही चीज वापस रिपीट करूंगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई है ना, हम जो डिमांड कर रहे हैं वही सप्लाई में आ रही है। हम जब देख चुन के एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, बाद में वो जब गलत क्वालिटी की निकलती है, हम बोलते हैं ना कि यार ये प्रोडक्ट का ब्रांड का प्रोडक्ट हम फिर कभी नहीं खरीदेंगे। अगर हम प्रोडक्ट लेने के टाइम इतना सोच सकते हैं, तो हमारा भविष्य जब किसी के हाथ में सौंप रहे हैं, तो उसके टाइम हम नहीं सोच सकते हैं। उसके टाइम हमारी सोच कहाँ चली जाती है। तो ऐसे ऐसे भी आपने बोला कि बीच में कि अब हमारा लीडर क्रिएट कर सकते हैं, हमारा लीडर रख सकते हैं, तो ऐसा भी होता है ना कि ऊपर से प्रेशर आया था मुझे प्लीज हटाना पड़ेगा, उसके पास उसकी पहचान है, मेरी ऊपर तक पहचान नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। आप मेरे को बताइए, आम आदमी के प्रेशर से बड़ा प्रेशर कौन है? आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सपोज 1000 लोग हैं, 1000 लोगों के सामने एक दो उम्मीदवार क्या चीज है? और खास करके उस समय जब उनको आपकी जरूरत है ना कि आपको उनकी। वो 5 साल में वो एक ही बार वो मौका आता है जब उन नेताओं को आपकी जरूरत होती है और आपको उनकी नहीं। वो आपके पास चल के आते हैं, पूरे 5 साल वो कहीं दिखते नहीं है, ठीक इलेक्शन के टाइम आपके दरवाजे में आके टपकते हैं।
तो तब आपको सवाल करना चाहिए आपके नेता से। और अगर पब्लिक जिसके साथ हो, वही पब्लिक जो इस आदमी को चुन के भेज रही है और फिर वो दूसरों पे प्रेशर डाल रहा है, तो वो आदमी, वही जनता किसी और को खड़ा नहीं कर सकती है। There cannot be a bigger power than the power of people. As simple as that. We are a democracy. जनतंत्र है ये, और जनतंत्र में जनता की आवाज, जनता की पावर सबसे बड़ी है। मैं अगर जनता में चाहूं तो यहाँ पे एक पत्ता ना हिले, और ये लोग आगे पूरी हमारी जमीन लेके जा रहे हैं, हमारी नदियां उलट फेर कर रहे हैं, हमारे फसलें बर्बाद कर रहे हैं, हमारे नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, और हम वो होने दे रहे हैं। तो फिर गलत कौन हुआ? फिर हम नेता को गलत नहीं बोल सकते हैं कि आप जाके वही कर रहे हो, उसी को चुन रहे हो जो गलत है। तो मतलब आप भी गलत को ही सपोर्ट कर रहे हो ना, आप तो सही को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। फिर तो 7 तारीख को जब आप ईवीएम का वोट मशीन का बटन दबाएं, जिस भी चिन्ह के आगे वोट दबाएं, प्लीज आप सोचें कि आप किसके लिए दबा रहे हैं और क्यों दबा रहे हैं।